हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसकी जो टोटल एनर्जी है वो ई है। जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट उसके एम्पलीट्यूड का आधा है तब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इन टर्म्स ऑफ टोटल एनर्जी। तो जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है ये एसएचएम का फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला टाइप है। इस टाइप में जब भी कह दे कि उसका विस्थापन एम्पलीट्यूड का आधा है, मान लो ये स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है गाइज। ये अपनी सीरीज़ का 8th पार्ट है। इस सीरीज़ में हम वो सभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो लास्ट ईयर में एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये सारे ही क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड हैं, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में अब क्या करो, अब मैं आपको एसएचएम के 4 से 5 ऐसे टाइप बता रहा हूँ जो बहुत पूछे जाते हैं। आप इनको अगर कहीं लिख लेते हो तो बहुत अच्छा रहेगा जब रिविज़न करोगे। अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो एम्पलीट्यूड का आधा है तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो उसका फ्रैक्शन होगा 3/4 ऑफ टोटल एनर्जी, फैक्ट नंबर 1। और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगा 1/4 ऑफ द टोटल एनर्जी, ठीक है। अब इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। 3/4 में जब 1/4 जोड़ोगे तो हमारा क्या जाएगा 4/4 यानी कि 1, यानी कि टोटल एनर्जी उस सेटिस्फाइड भी हो गया। तो अब ये कैसे आया है, ये आपको स्क्रीन पे मैंने डेमोस्ट्रेट कर दिया है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाया, टोटल का लगाया और उसको जो डिस्प्लेसमेंट था उसमें हमने एम्पलीट्यूड बटे 2 लिख दिया और कैलकुलेट कर लिया। बाकी आपको एग्जाम में ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है, इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो आप इसको याद रखना, ठीक है। 3/4 ऑफ टोटल एनर्जी। इसी में अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाता तो हमारा E/4 हो जाता। देखो इसी स्पेशल केस के 2 बड़े फेमस क्वेश्चन मैं आपको अब और बता दूँ। अगर वो कह दे कि उसका डिस्प्लेसमेंट आयाम का आधा है, या ऐसे कह सकता है कि मीन पोजीशन से आयाम के आधी स्थिति जाने पर कितना समय लगेगा। ऑप्शन होंगे T/2, T/3, T/6, T/12, ठीक है। बड़े कंफ्यूज होते हो कि सर कहीं कहीं तो T/6 आंसर होता है, कहीं कहीं तो T/12 आंसर होता है। तो आपकी सारी कन्फ्यूजन अभी दूर कर दे रहा हूँ। ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर एसएचएम से क्वेश्चन बना तो इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब अगर आपसे कह दे कि आप जैसे ये एसएचएम करता हुआ पेंडुलम है, अगर मीन पोजीशन से आपका मीन पोजीशन से आयाम के आधे तक जाने में पूछा जाए टाइम पीरियड तो आंसर आएगा T/12। और अगर वो यहाँ से शुरुआत करता है, उस बिगिनिंग एक्सट्रीम से करता है, राइट से करता है और हाफ एम्पलीट्यूड पे आने की बात करता है तब आंसर होगा T/6। अब सर ये क्या मैं याद करूँ, भूल गया तो ये देखो वो मैंने याद कराया था अभी जो पहले, उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी, उसको मेमोराइज़ करना मजबूरी थी। लेकिन इसको मेमोराइज़ करना मजबूरी नहीं है। इसको आप क्या करो कि जब मीन से स्टार्ट करेगा तो हमारा फॉर्मूला लगेगा y = a sin ωt, ठीक है। जब मीन से शुरू करेगा, जब वो एक क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई कर दिया जाएगा, अगर वो एक एक्सट्रीम से किसी एक छोर से शुरुआत करता है तब आप फॉर्मूला लगाओगे y = a cos ωt। क्या लगाओगे cos ωt। अब इसमें कैसे आंसर आता है, अब विस्थापन आयाम का आधा है, आधा कर दिया, a sin ओमेगा को हम 2π/t लिख सकते हैं इंटू t। अब देखो इसे कट गया, 1/2 को sin π/6 लिख सकते हैं, 30 का मान होता है तो π/6 = साइन से साइन खत्म हो जाएगा 2π/t इंटू टी। तो यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, टी इधर आएगा तो t/12 हो जाएगा। सिमिलरली जब अगर एक्सट्रीम से जाने की बात करेगा तो cos ωt लगाएंगे तो हमारा यहाँ पे t/12 ना आके t/6 आएगा, ठीक है। तो अब इनको भी अगर आपको इनको पता चल गया, शायद आप एग्जाम में कन्फ्यूज हो जाओ तो निकाल सकते हो। बाकी अगर मीन पोजीशन से बात करेगा और हाफ एम्पलीट्यूड तक जाने में T/, टाइम होगा टाइम पीरियड, और अगर एक एक्सट्रीम से स्टार्टिंग करता है और हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड जाता है तो T/6 लगता है। अब ये तो सभी बच्चों को आते हैं, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा एक पार्टिकल है वो एसएचएम कर रहा है, इसके मतलब मीन पोजीशन से इसके आधे आयाम तक जाने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा जाएगा। और कह देगा कि सवाल में कि उसका जो टाइम पीरियड है वो आपका है उस पेंडुलम का 4 सेकेंड। अब बताओ अगर उसका 4 सेकेंड है तो उसके आयाम के आधे स्थिति तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। अब एक बात बताओ, बस ये देख लेना क्वेश्चन मीन से शुरुआत कर रहा है कि एक्सट्रीम से। अगर मीन से शुरुआत कर रहा है तो T/12 लगाएंगे, यानी कि टी टाइम पीरियड कितना दिया था 4 सेकेंड, तो 4/12 जो ऑप्शन 1/3 हो उस पर क्लिक कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे। अगर वो एक्सट्रीम से शुरुआत करवाता तो हमारा T/6 हो जाता, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें मीन से, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो मीन से ही स्टार्टिंग होगी। और अगर ये स्पेसिफाई ना किया जाए कि मीन से स्टार्ट हो रहा है या एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है तो आप उसको मीन से कंसीडर करोगे। अब एसएचएम से और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो एक फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का 2π√L/g, ठीक है, 2π√L/g। अब सवाल में आपसे ये कहा जाएगा कि अगर पेंडुलम की लेंथ 4 गुनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगर
ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अगर लेंथ 4 गुनी करी जाएगी तो आप याद रखना वर्गमूल से बाहर आएगा 4 तो वो 2 गुना हो जाएगा, यानी कि टाइम पीरियड 2 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 2 गुना। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समय सरल आवर्त करते हुए एक कण के समय जो टाइम पीरियड होता है आवर्तकाल और उस लोलक की लंबाई के बीच में ग्राफ कैसा होगा? तो ग्राफ जो होगा वो पैराबोलिक होगा। फॉर्मूला होता है T = 2 पाई √L/g। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो T² बराबर 4 पाई स्क्वायर LG, यानी कि y² बराबर 4ax टाइप का दिख गया, यानी कि पैराबोलिक होगा। लेकिन अगर आपसे ग्राफ पूछा जाए T² और L के, तो T² और L के बीच में ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, सरल रेखी होगा। ये 2 पॉइंट भी आप लिख लेना कि अगर टाइम पीरियड और लेंथ के बीच में ग्राफ पूछा जाए तो पैराबोलिक होता है, और टाइम पीरियड के स्क्वायर और लेंथ के बीच में ग्राफ पूछा जाए तो आपका कैसा होता है? तो आपका स्ट्रेट लाइन होता है। सेकंड क्वेश्चन है, अगर वायु में ध्वनि की चाल यानी कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 340 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर लंबा एक पाइप है, खुला आर्गन पाइप है, तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अब देखो इस सवाल में आपको ध्यान से पढ़ना है। 2 टाइप के सवाल आएंगे, या तो ओपन आर्गन पाइप होगा या क्लोज आर्गन पाइप होगा। अब आपको मैं 2 बातें बता रहा हूँ, वो आप अभी के अभी लिख लो। अगर बात खुले आर्गन पाइप की करेगा, खुले आर्गन पाइप के लिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी स्पीड ऑफ साउंड बटे 2 × लेंथ। अगर बात क्लोज आर्गन पाइप की करता तो उसमें थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, ऊपर तो V ही रहेगा, नीचे 4L हो जाता है। ये 2 बातें आप अभी याद कर लेना साथ में ही, ठीक है। अब V खुला आर्गन पाइप है तो उसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होती है V/2L। V है 340 मीटर पर सेकेंड, इसमें मीटर है, और 2 × लेंथ जो है वो 50 सेंटीमीटर है। अब 50 सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो 50 दूनी 100 से 100 कट गया, 340 मेरा आंसर आ गया। लेकिन इसी सवाल का आंसर 170 भी आ जाता अगर बात यहाँ पे खुले की न करके क्लोज आर्गन पाइप की करता, बंद आर्गन पाइप की अगर बात करता तो आंसर हमारा 170 भी आ सकता था। तो आपका क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अब बात करें अगर हम इसी क्वेश्चन में एक और बात अगर आपको समझाने की कोशिश करें, यहाँ से आपने कुछ सीखा कि खुला आर्गन पाइप में देखा था V/2L आ रहा था, बंद आर्गन पाइप में हमने देखा तो V/4L आ रहा था। तो अगर रेशियो पूछा जाए खुला आर्गन पाइप और बंद आर्गन पाइप का तो वो रेशियो हो जाएगा 2:1। ये रेशियो अगर पूछा जाए कि लेंथ सेम है पाइप्स की, एक ओपन है एक क्लोज है, उनकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज का रेशियो बताओ, तो अगर खुला यानी कि आपका ओपन से क्लोज का रेशियो 2:1 है। अगर सवाल ध्यान से पढ़ना, अगर क्लोज से ओपन का रेशियो होगा तो वो 1:2 हो जाएगा। देखो आपके दिमाग में अभी बहुत सारे क्वेश्चन चल सकते हैं कि सर स्टेशनरी वेव तो आप पढ़ाओ तो जो एयर कॉलम और बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, तो चिंता मत करो। मैंने अभी आपको इस वीडियो में जो 2 बातें बताई हैं आप उनको एक फैक्ट की तरह लिख लो। बहुत जल्द ही, जैसे मुझे कुछ मैंने टॉपिक आपको बताए भी थे, ये वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम्स जो होता है, ये मैं बहुत अच्छे से इसके जो MCQ कराऊंगा केवल इसी स्पेसिफिक चैप्टर से। और तो आप चिंता मत करना, बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक अंत संशोधन का क्वेश्चन अभी पूछा जाने लगा है, एंड करेक्शन वाला। और ये तो आपको पता ही होगा कि अगर बंद आर्गन पाइप है तो उसमें केवल विषम सन्नादी होते हैं, हार्मोनिक होते हैं 1 3 5, और जो खुला आर्गन पाइप होता है उसमें सम और विषम दोनों तरह के सन्नादी होते हैं। ये फैक्ट की तरह पूछा जाता है, याद रखना। बंद से बा में बा आ रहा है, विषम में बा आता है, तो बंद में केवल विषम यानी कि ऑड हार्मोनिक होते हैं। और मैं बताऊंगा, ठीक है, आप अभी परेशान मत हो, आप सिर्फ बने रहो साथ में। जब मैं कुछ दिन के बाद जब प्रीवियस ईयर जितना मेरे पास कंटेंट है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद में कुछ चैप्टर मैंने सेलेक्ट करे हैं उनसे MCQs कराऊंगा, यानी कि आपको फिजिक्स की प्रिपरेशन के लिए परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। का वेट 10 न्यूटन है तथा रिलेटिव डेंसिटी 0.8 है। वस्तु को जल में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ने पर उत्प्लावंग यानी कि अपथ्रस्ट फोर्स, एक बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड किया था, एक स्टूडेंट ने। तो क्या है, देखो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। आपको पता है नो डाउट, अगर 10 उसका एयर में जो वेट है और अगर वाटर में इमर्स किया गया तो उसका वेट अगर 8 है, तो जो वेट में कमी आएगी, जो वेट में कमी आई है वही तो अपथ्रस्ट हो जाता है। ये सब बच्चों ने पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि थोड़ा याद, ऐसे क्वेश्चन टेक्निकल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, प्रोबेबल होते हैं आने के एग्जाम में। तो जल में स्वतंत्रता पूर्वक फ्री फॉलिंग, आपको ये भी तो बताया अपथ्रस्ट का एक फॉर्मूला। अगर अकॉर्डिंग टू दिस अगर देखें तो अंडर ग्रेविटी अगर फ्री फॉलिंग हो रही है तो ग्रेविटी 0 है, ग्रेविटी 0 है तो अपथ्रस्ट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब आप कंफ्यूज अगर इस क्वेश्चन में हो रहे हो अभी भी, अगर किसी किताब में हो सकता है इसका आंसर गलत। और एक बात और इसके साथ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, और आप की जो रिलेटिव डेंसिटी होता है RD वो निकालना है, तो वो जो होता है वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर,
ठीक है। इससे आप डायरेक्ट रिलेटिव डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। और जो रिलेटिव डेंसिटी आर डी होता है वो डायमेंशन लेस होता है। चार आपको कहा जाएगा कि अपेक्षित घनत्व का क्या मात्रक है। ऑप्शन होंगे ग्राम प्रति मीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। आप सोचोगे घनत्व का जो होगा वही अपेक्षित घनत्व का होगा। एक ऑप्शन ऐसा भी होगा डायमेंशन लेस, अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब रिलेटिव डेंसिटी आपको दे दिया गया, वेट इन एयर आपको पता है और वेट इन वाटर निकालना चाहो तो इसी से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इजीली वेट इन वाटर फाइंड कर सकते हो। इस क्वेश्चन के लिए ये सिमिलर वही क्वेश्चन है जैसे आप याद करो जब मैंने पेंडुलम का एक क्वेश्चन कराया था। पेंडुलम था और उसको जो है फ्री फॉलिंग के केस में उसका टाइम पीरियड पूछा गया था तो अनंत आंसर आया था। कैसे? t = 2 √L बटे फ्री फॉलिंग में ग्रेविटी जीरो हो जाएगा। अगर किसी चीज़ के नीचे जीरो है तो वो इन्फाइनाइट दे देगा आंसर। तो इस केस में टाइम पीरियड कितना आ गया था? अनंत आ गया था। और आपको ये तो पता ही होगा कि सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड। सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड। फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज की एक ध्वनि तरंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, फिर यार अगेन इंग्लिश वालों से सॉरी कि मैंने इंग्लिश में टाइप नहीं कर पाया, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप समझ पाओ जो मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाहता हूँ। अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 300 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से चल रही है, उन पॉइंट के बीच में अगर कलांतर यानी कि जो फेज डिफरेंस है वो 60 डिग्री है। 60 डिग्री का मतलब π/3 है, ठीक है। तो उनके बीच में जो न्यूनतम दूरी यानी कि पाथ का जो डिफरेंस होगा वो बताना है। तो आप याद रखना एक फॉर्मूला कि जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, ठीक है। पाथ डिफरेंस हमें फाइंड करना है। सारी ही चीज़ें गिवन है आपको, जो फेज डिफरेंस है वो भी गिवन है आपको, ठीक है। अब कुछ भी दिक्कत भी लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जो लैम्डा है वो आपको इनडायरेक्टली गिवन है। जो वेव का लेंथ है वो आप कैसे निकाल सकते हो? v बराबर वेलोसिटी जो होता है वो होता है फ्रिक्वेंसी इंटू वेव लेंथ। तो यहाँ से वेव लेंथ निकालोगे तो v/n। अब v कितना है? वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड, 300 लिख दिया, बटे n फ्रिक्वेंसी कितनी है? 500 हर्ट्ज, 500 लिख दिया। तो मैं ये 3/5 काय का मान मिल गया? लैम्डा का। अब देखो लैम्डा का मान पता है आपको, फाई का मान पता है π/3, ये रख दोगे तो सारा तो आपको डेल्टा एक्स मिल जाएगा यानी कि पाथ का डिफरेंस मिल जाएगा। आपसे आज 2 मिनट बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैं हमेशा आपको मैंने पास्ट में वो चीज़ रिकमेंड करी है जो आपके लिए जेन्युइन है। आपने मैथ के लिए यूट्यूब चैनल बताया, हमने आपको बताया। आपने फिजिक्स के लिए रिसोर्सेज पूछे, जीके के लिए पूछे, सारे ही रिसोर्सेज मैंने आपको बताए। लेकिन आज मैं आपको कुछ और बताने वाला हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन का रिप्लाई मैं नहीं देता था, आप लोग कमेंट करते थे कि सर फिजिक्स के लिए कोई चैनल बता दो। फिजिक्स में बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे थे यूट्यूब पे, बहुत सारे ऐसे एडुकेटर आ गए थे यूट्यूब पे जो 12th में पढ़ाते थे, वहाँ से वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गए। अब तो मुझे पर्सनली नहीं लगा था कि कोई मैं ऐसा टीचर आपको रिकमेंड करूं, लेकिन अभी क्या है कि मुझे जो लगता है, क्योंकि मैं भी पढ़ाता हूं तो यूट्यूब पे देखता भी रहता हूं कौन कैसा क्या कर रहा है। तो अभी जब मैं स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे जो दिखा वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और डेफिनेटली जो आपसे शेयर कर रहा हूँ ये आपके लिए गेम चेंजर चीज़ हो सकती है। तो आप जितना ज़्यादा अप्रिशिएट कर सकते हो उनको करो जाके, क्योंकि अगर वो, मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ, अगर वो सर अगर आ गए यूट्यूब पे तो क्रांति आ जाएगी डिफेंस के फील्ड में। मतलब वो सॉन्ग है ना, भाग 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 से राया, तो एग्जैक्टली वही सीन होने वाला है। क्योंकि जो बंदा मुझे कल दिखा उनसे मैं खुद पढ़ा हूँ, मतलब ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं 1-2 बार अपने फ्रेंड के साथ उनकी क्लास में गया था, क्लास अटेंड करी थी। तो उस इंसान को जो महारत हासिल है इस डोमेन में, एयरफोर्स में वो पिछले कई सालों से पढ़ा रहे हैं। उनका नाम, यूट्यूब चैनल का नाम है कोई वो तिवारी जी हैं, लेकिन चैनल का नाम भी ऐसे कोई तिवारी फिजिक्स एयरफोर्स करके टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगा। वो सर यूट्यूब पे आ गए हैं, तो ये मैंने इसलिए कहा है कि आप जाके उनको अप्रिशिएट करो, क्योंकि वो ही एक ऐसे टीचर हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं। उनको इस फील्ड का एक्सपीरियंस है कई सालों का। जब मैं 2015 में प्रिपरेशन 16 में मैंने स्टार्ट करी थी, तब भी मैंने उनका नाम बहुत सुना था कि वो बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं। तो गाइस ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी वो रेगुलर लाइव क्लासेस रात को 9 बजे करा रहे हैं। तो आप उनमें जितना ज़्यादा बच्चों को जोड़ सकते हो जोड़ो, क्योंकि अगर कोई एक ऐसा अध्यापक अगर आपकी लाइफ में आ जाता है जिसको बहुत सारे अनुभव हैं, तो आपकी जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी और आप सक्सेस तक बहुत जल्दी पहुँच जाओगे।